स्टडी को एक राजनीतिक शिकार कहें स्टूडेंट पॉलिटिक्स में, वो हुआ क्योंकि हमारे यहाँ पर उस टाइम इंडियन नेशनल लोकदल की सरकार होती थी। पर कॉलेज के अंदर झूठे मुकदमे दर्ज करवा दिए गए, जिसकी वजह से हमें जेल भी जाना पड़ा। हमारे यहाँ के जो विधायक भी रहे, स्पीकर भी रहे इंडियन नेशनल लोकदल में, अशोक अरोड़ा जी, उनकी देन रही वो। तो इनके विधायकों को हरियाणा के अंदर तो थप्पड़ पड़ रहे हैं। तो सर ऐसा ही एक नारा अरविंद केजरीवाल जी ने भी दिया था गुजरात चुनाव में कि इस बार हमारी सरकार आएगी, हम लोग 50% से ज़्यादा वोट लेकर आएंगे, सीटें लेकर आएंगे और सरकार बनाएंगे। लेकिन वहाँ पर गिनती की 3-4 सीटें आ पाई वहाँ पर। तो हमारे चैनल के माध्यम से कोई 3 सवाल जो आप थानेसर के विधायक से करना चाहते हैं सर। नमस्कार सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल पैगाम हिंद में। आज हमारे साथ थानेसर से मौजूद हैं जगबीर जोगनाखेड़ा जी, जो कि आम आदमी पार्टी के कुरुक्षेत्र जिला अध्यक्ष हैं। नमस्कार जगबीर जी। नमस्कार सर, सबसे पहले तो हमारे दर्शकों को अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम जगबीर, गांव जोगनाखेड़ा से हूं और मैं इस समय आम आदमी पार्टी का जिला अध्यक्ष के रूप में कार्य कर रहा हूं। जी सर, तो सर ये बताइए कि आप पॉलिटिक्स में किस तरह से आए और इसके अलावा भी कुछ बिजनेस या कुछ काम करते हैं? स्टूडेंट लाइफ से ही हम पॉलिटिक्स के अंदर सक्रिय रहे। मैंने स्टूडेंट लाइफ कांग्रेस की पॉलिटिक्स से स्टार्ट की और उसके बाद 2019 के चुनाव में कुछ आपसी मतभेद के कारण हमने कांग्रेस पार्टी को छोड़ दिया और उसके बाद से अब तक हम आम आदमी पार्टी के अंदर सक्रिय हैं। मैं एक किसान परिवार से संबंध रखता हूं। मेरे पिताजी खेती करते हैं और मेरा भी ज़्यादातर खेती का ही है, बाकी थोड़ा बहुत छोटे मोटे काम है जो बाहर के अपने हैं। जी सर, तो सर एक ये भी बताइए हमारे दर्शकों को, जैसा आपने जिक्र किया कि स्टूडेंट पॉलिटिक्स में आप सक्रिय रहे हैं, तो अपनी पढ़ाई लिखाई के बारे में भी बताइए कि कहाँ से पढ़ाई की है और क्या पढ़ाई की है सर। ज़्यादा मेरा जो +2 तक की मेरी स्टडी रही वो यहीं सीनियर सेकेंडरी स्कूल से रही। उसके बाद यूनिवर्सिटी के अंदर 2002 में हम एडमिशन लिया। जो स्टूडेंट पॉलिटिक्स हैं उसने एक तरह से मेरी स्टडी को एक राजनीतिक शिकार कहें स्टूडेंट पॉलिटिक्स में, वो हुआ क्योंकि हमारे यहाँ पर उस टाइम इंडियन नेशनल लोकदल की सरकार होती थी और उन लोगों का जो एक तानाशाही रवैया रहता था, मैं उसका शिकार हुआ। हमारे ऊपर कॉलेज के अंदर झूठे मुकदमे दर्ज करवा दिए गए, जिसकी वजह से हमें जेल भी जाना पड़ा। हमारे यहाँ के जो विधायक भी रहे, स्पीकर भी रहे इंडियन नेशनल लोकदल में, अशोक अरोड़ा जी, उनकी देन रही वो, जिसका खामियाजा भुगतना पड़ा। परंतु उसके कुछ समय बाद मैंने दोबारा फिर अपनी स्टडी को कंप्लीट किया। उसके बाद मैं ग्रेजुएशन और मास्टर की मैंने मास कॉम के अंदर, और मैं योगा का स्टूडेंट भी रहा हूं और एट प्रेजेंट मैं योगा का स्टूडेंट हूं कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से। जी सर, तो सर जैसा अब आपने बताया कि इस समय आप आम आदमी पार्टी के साथ ताल्लुक़ रखते हैं, काफ़ी लंबे समय से, लगभग पिछले 5-6 साल से आप आम आदमी पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं, तो ये बताइए कि इस पार्टी के साथ जुड़ने का मेन आपका क्या कारण रहा? मेन कारण तो श्री अरविंद केजरीवाल जी की सोच, उनकी नीयत। जिस तरह से हमने देखा कि दिल्ली के अंदर उन्होंने जो वादे किए जनता के साथ, उन्हें लगभग पूरा करने का काम किया। उनकी यही नीति से प्रेरित होकर हमें लगा कि आम आदमी पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो इस प्रदेश का और इस देश का भविष्य बदल सकती है। जी, तो आने वाले चुनाव हैं जो अगले साल होने वाले हैं, चाहे वो लोकसभा चुनाव हो या विधानसभा चुनाव, उन दोनों में ही आपकी पार्टी यहाँ पर इलेक्शन लड़ने वाली है हरियाणा में? जी बिल्कुल, पार्टी खासकर प्रदेश हरियाणा के अंदर कोई भी चुनाव होगा तो पार्टी उसे लड़ेगी, चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो, चाहे वो मेयर का हो, चेयरमैन का हो या विधायक का हो। सभी चुनाव आम आदमी पार्टी हरियाणा के अंदर पूरी ताकत के साथ लड़ेगी। जी, तो आम आदमी पार्टी का क्या विज़न है आने वाले समय में, जिससे कि देश का और हमारे राज्य का जो है डेवलपमेंट हो सके, उसके लिए क्या विज़न है सर? सबसे पहले तो आम आदमी पार्टी उस भ्रष्टाचार को प्रदेश से ख़त्म करना चाहती है जो इन पिछली सरकारों ने
प्रदेश के अंदर फैला दिया। आप देखेंगे कि दिल्ली के अंदर भी और पंजाब के अंदर खासकर, क्योंकि हमारे नज़दीक लगता सूबा है, वहाँ पर पहले अफसर जो काम करते थे उनका रवैया अलग रहता था, और अब आप जाकर पंजाब में आपका कोई साथी हो तो आप उनसे बात करें। मैं खासकर एक बात और कहूँगा, अरविंद केजरीवाल जी मध्यम और निम्न वर्ग के लोगों के लिए बहुत चिंता भी करते हैं और उनके बारे सोचते हैं। श्री अरविंद केजरीवाल जी ने प्रदेश के अंदर 300 यूनिट तक बिजली फ्री, मैं फ्री शब्द ही यूज करूँगा क्योंकि ये फ्री की रौड़ी बोलते हैं, तो फ्री बिजली देने का वादा किया है। जो दिल्ली के अंदर किया था उसे पूरा किया, और जो पंजाब के अंदर किया उसको भी पूरा किया। अब पंजाब के अंदर और दिल्ली के अंदर लगभग 90% लोगों का जो बिजली का बिल है वो जीरो आता है। इससे आम जनता की जेब पर जो मार थी उससे निजात मिली है लोगों को। और अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं कि प्रदेश हरियाणा के अंदर भी जब आम आदमी पार्टी की सरकार होगी तो यहाँ भी लोगों को 300 यूनिट तक बिजली फ्री दी जाएगी। और शिक्षा के हालात आप प्रदेश के देख लें कि इन्होंने बट्ठा बैठा दिया एक तरह से सरकारी शिक्षा का एक व्यवसायीकरण कर दिया इन सरकारों ने। श्री अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं कि मैं हर गरीब के, हर मध्यम वर्ग के उस बच्चे को एक ऐसी शिक्षा दूंगा जो यहाँ प्राइवेट स्कूलों में भी नहीं दी जाती और वो सरकारी स्कूलों में दी जाएगी। आपको जानकर हैरानी होगी कि यहाँ के कई सांसद ऐसे हैं जिनके बच्चे दिल्ली के अंदर सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं। आप एक सर्वे जरूर करना कि किस किस सांसद का और विधायक का, जो बीजेपी के हैं खासकर, किसके बच्चे दिल्ली पढ़ते हैं, और फिर सर्च करना कि वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं या सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं। स्वास्थ्य को लेकर आप देखेंगे कि यहाँ पर आप सिर्फ प्राइवेट हॉस्पिटलों में यदि कोई मरीज चला गया, पहली तो बात वो मर जाएगा क्योंकि इलाज की जो व्यवस्था है वो ठीक नहीं है। यदि वो बच गया तो वो उसकी जेब इतनी उसको बोझ में डाल देगी कि वो वैसे बेचारा उसकी आर्थिक मामले के कारण वो वैसे ही मर जाएगा। तो जैसे आपने बोला कि गरीब लोगों के लिए खासकर से काम करना है, शिक्षा के लिए है, भ्रष्टाचार के खिलाफ है, तो भ्रष्टाचार के लिए आप बताइए कि आप लोगों की क्या और नीतियां रहने वाली हैं? भ्रष्टाचार को लेकर जब राजा बेईमान होगा तो नीचे प्रजा भी बेईमान होगी, मानते हैं बात को। जब राजा ईमानदार है तो नीचे काम करने वाला कोई भी अफसर बेईमान नहीं हो सकता। पंजाब के अंदर अगर किसी में दम है तो कोई अफसर रिश्वत लेकर दिखाए। श्री भगवंत मान जी कहते हैं कि यदि आपसे कोई अफसर आपका काम ना करे और रिश्वत मांगने की बात करे तो सिर्फ अपने जेब से फ़ोन निकाल कर उसकी एक वीडियो बना लेना, उसके बाद उसकी पीढ़ी तक भी कोई अपनी लाइफ में कोई रिश्वत मांगने का काम नहीं करेंगे। तो सर अब ये बताइए कि जैसे अगले साल यहाँ पर भी चुनाव हैं, विधानसभा के भी चुनाव होने वाले हैं, तो यहाँ पर हरियाणा में सीएम कैंडिडेट आपकी पार्टी से कौन होने वाला है उसके बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं। ये बड़ी बात है। सीएम का चेहरा कौन होगा ये हमारी आम आदमी पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है वो डिसाइड करेगा। हमें इतना पता है कि हमें प्रदेश के अंदर सरकार बनानी है और पूरी बहुमत के साथ सरकार बनानी है। और हमने लोगों में घूमकर लोगों का एक पारा चेक किया। लोग बदलाव के मूड में हैं और आम आदमी पार्टी को समर्थन देना चाहते हैं। शर्त यह सिर्फ ये है कि आम आदमी पार्टी का हर एक जो वर्कर है, वॉलंटियर है, वो लोगों के बीच में जाए। लोग आम आदमी पार्टी की सरकार बनाने के फुल मूड में हैं। जी, तो जो लघु उद्योग हैं यानी कि छोटे बिजनेसेस हैं या स्टार्टअप्स हैं, उनके लिए जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसके लिए काम कर रहे हैं, इस समय उस पर थोड़ा जोर डाला जा रहा है, तो आप अपनी सरकार के बारे में भी बताइए कि इससे रिलेटेड कुछ नीतियाँ होंगी या फिर कैसे रहने वाला है? बिल्कुल सही कहा आपने। प्रधानमंत्री जी बड़ी नीतियाँ बना रहे हैं। इनके स्टार्टअप स्टार्ट होने ये घोषणा करते हैं, ढकोसले करते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आपके पास लगते सूबे का जो मंत्री था, खेल मंत्री, उसके खिलाफ एक महिला कोच सरेआम बोल गई कि इसने मेरे साथ छेड़छाड़ करी। 2 दिन पहले उस महिला कोच को सस्पेंड कर दिया गया और मंत्री के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। गौ माता के आपके हालात आपके सामने हैं। और जानो इन्होंने कितनी घोषणाएं की। मेक इन इंडिया जो केजरीवाल जी ने दिया था नारा, उसी पर दिल्ली के अंदर जो लघु उद्योग हैं उसमें आम लोगों को बहुत प्रोत्साहन मिला।
वैसे ही पंजाब के अंदर भगवंत मान जी ने जो इंडस्ट्री की हालत पिछली सरकारों ने पंजाब में कर दी थी, अब दोबारा से वहाँ व्यापारी जो इंडस्ट्रियल लोग हैं वो दोबारा से स्थापित होने लगे हैं। जी। अभी सर जो मॉनसून सत्र गया है हमारा लोकसभा का, राज्यसभा का, उसमें एक बिल पेश किया गया है जौन सा नेशनल कैपिटल वाला, जिससे जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं उनके पास पावर्स लिमिटेड हो जाएंगी और लेफ्टिनेंट गवर्नर के हाथ में थोड़ी ज़्यादा पावर्स जाएंगी। इस पे भी काफ़ी इस समय चर्चा हो रही है, तो उसके बारे में बताइए आप कुछ। ये जो मोदी सरकार है ये तानाशाह सरकार है। ये तानाशाही रवैये से लोगों के ऊपर जो इनकी एक दूरदर्शी एक मानसिकता है, दुर्व्यवहार वाली मानसिकता है, उस अपनी सोच को लोगों के ऊपर थोपना चाहते हैं ये लोग। जब दिल्ली की जनता ने दिल्ली की सरकार चुन ली, उसकी शक्तियां कम करके आप एक लोगों के साथ एक धोखा करना चाह रहे हैं कि देखो आप लोगों ने तो इन्हें चुन लिया था, पर हमारे हाथ में ताकत है, हम इन्हें फिर भी आपके लिए काम नहीं करने देंगे। पर इसका जवाब आने वाले समय में दिल्ली की जनता के साथ जो इन्होंने धोखा किया है सरकार ने, वो पूरे देश की जनता ने देखा। आने वाले समय के अंदर लगभग 8-7 महीने के बाद चुनाव हैं, इसका परिणाम हम बीजेपी सरकार को भुगतना पड़ेगा। तो सर जैसे अभी बात हो ही रही है लोकसभा और राज्यसभा के इस मॉनसून सत्र की, तो यहाँ पर अविश्वास प्रस्ताव जो ऑपोजिशन पार्टीज़ हैं उन्होंने रखा था और काफ़ी कॉन्फिडेंस था उनमें कि सरकार गिर जाएगी, लेकिन काफ़ी बुरी तरह से उसमें उनको सामना करना पड़ा कि सरकार नहीं गिर पाई। और उसके बारे में सर जैसे वहाँ पर प्रधानमंत्री जी ने ये भी बोला कि अगली बार फिर से आएंगे और इससे भी मजबूती से आएंगे, तो सर क्या ये कॉन्फिडेंस उनका सही रहेगा या फिर आपको लगता है कि आपकी पार्टी और बाकी सब पार्टीज़ मिलकर उनको हरा देंगे? ये लोग ना बातें बड़ी बड़ी करते हैं। हरियाणा के अंदर भी इन्होंने एक नारा दिया था, अब की बार 75 पार। इनके हालात देख लें आप, इनको जोड़ तोड़ करके सरकार बनानी पड़ी थी। और यदि मोदी जी कह रहे हैं कि मैं दोबारा फिर आ रहा हूँ, तो बोलने की क्या ज़रूरत है? आप लाल किले पे झंडा फहराने गए, आप राजनीतिक स्पीच देने के लिए थोड़ी ना गए थे वहाँ पर। अगर आपको राजनीतिक स्पीच देनी है तो आप रैली रखें, अपने लोगों को इकट्ठा करके वहाँ पे दें, क्योंकि वहाँ पर लोग अब इकट्ठे नहीं होते, लोगों की भावनाओं के साथ खेलते हैं। और ये मतलब कोई तानाशाही बात है क्या? अगली बार भी मैं ही झंडा फहराऊंगा, अगली बार जो देश की जनता जिसे अगला प्रधानमंत्री चुनेगी वो फहराएगा देश पे झंडा लाल किले पर। सर मैं लाल किले की बात नहीं कर रहा, शायद आपने थोड़ा समझने में वो कर दी। मैं जब प्रधानमंत्री ने लोकसभा से स्पीच दी थी तब उन्होंने ये बोला था कि इन्होंने 2018 में भी अविश्वास प्रस्ताव रखा था और इस बार भी रखा है, तो अगली बार जब 2028 में 29 के चुनाव से पहले भी ये लोग फिर से अविश्वास प्रस्ताव लेकर आएंगे, उस बारे में चर्चा कर रहा हूँ सर। मैं आपको यही तो कहना चाह रहा हूँ कि ये लोग हर जगह पर अपनी बात को थोपना चाहते हैं। आपने ज़रूर वहाँ लोकसभा की बात करी, पर मैंने इनकी तानाशाही रवैया दिखाया। ये हर चीज़ में अपना तानाशाह दिखाना चाहते हैं कि अगली बार भी हम ये करेंगे। मैं आपको बता देना चाहूँगा, ये घमंडी हो गए हैं, ये भूल गए हैं कि जनता फैसला करती है। और इस बार इनको एक बार चुन के देख लिया, दूसरी बार जो आपके सामने हालात थे आपको पता है, पुलवामा हमला हुआ, वो हमला कैसे हुआ जिसकी आज तक जांच नहीं हुई, एक लोगों की भावनाओं के साथ खेला गया। इन्हें अब भी कुछ ऐसा है कि हम कुछ ऐसा करेंगे आज, क्योंकि काम तो लोगों का इन्होंने कोई ऐसा किया नहीं जिससे जनता के अंदर कुछ ऐसा। यदि जनता के अंदर इनका ऐसा ही प्यार है कि जनता में चुनेगी, तो इनके विधायकों को हरियाणा के अंदर तो थप्पड़ पड़ रहे हैं, आपने देखा था। तो लोगों का प्यार इनको मिल रहा है, आने वाले समय में और मिलेगा। तो फिर कैसे आ जाएंगे? जनता तो इन्हें वोट नहीं दे रही, जनता इनको प्यार नहीं दे रही, तो ज़बरदस्ती है क्या? ये जनता डिसाइड करेगी कि अगली बार आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। सर इसमें ये भी हम कह सकते हैं कि जैसे आपने बोला कि ये हर बार कहते हैं कि हम अगली बार आएंगे, हरियाणा में बोला कि इस बार 75 पार हो जाएंगे, तो सर ऐसा ही एक नारा अरविंद केजरीवाल जी ने भी दिया था गुजरात चुनाव में कि इस बार हमारी सरकार आएगी, हम लोग 50% से ज़्यादा वोट लेकर आएंगे, सीटें लेकर आएंगे और सरकार बनाएंगे, लेकिन वहाँ पर गिनती की 3-4 सीटें आ पाई वहाँ पर, तो उसके बारे में भी थोड़ी चर्चा कीजिए। दिल्ली के अंदर तीसरी बार आम आदमी पार्टी को लोगों ने चुना। पंजाब के अंदर जिस तरह से आम आदमी पार्टी की सरकार बनी वो पूरे देश के सामने है। 92 सीट लेकर लोगों ने वहाँ आम आदमी पार्टी की सरकार बनाई। आपको ज़रूर लग रहा होगा कि गुजरात के अंदर 5 सीट आई हैं, पर आप ये देखें कि 52 लाख लोगों ने आम आदमी पार्टी को वोट किया है गुजरात के अंदर। भले ही कोई ऐसे समीकरण रहे, क्योंकि वहाँ पर आम आदमी पार्टी को रोकने के लिए कांग्रेस और बीजेपी ने इस बार मिलकर चुनाव लड़ा।
ये दोनों पार्टियां आपस में मिली हुई हैं, कांग्रेस और बीजेपी। ये आम आदमी पार्टी को रोकने के लिए किसी हद तक भी जाती हैं। गुजरात में भी इन लोगों ने मिलकर चुनाव लड़ा, पर फिर भी 52 लाख लोगों ने, आपको जानकर हैरानी होगी, कि आम आदमी पार्टी को वोट किया गुजरात के अंदर। जी सर। सर अभी जैसे आपने जिक्र किया कि आम आदमी पार्टी को हराने के लिए जो कांग्रेस और बीजेपी हैं वो जुड़े हुए हैं, सर इससे मैं ये भी कहना चाहूँगा, जैसे अभी एक गठबंधन हो रहा है सारी ऑपोजिशन पार्टीज़ का, इंडिया बोल रहे हैं उसको, तो सर उसके ऊपर भी अभी एक मुद्दा गर्म हो रहा है कि दिल्ली के अंदर जो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी है वो आपस में मिलने के लिए तैयार नहीं है, तो फिर नेशनल लेवल पर किस तरह से सब मिल के बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे? देखिए, इसका फैसला श्री अरविंद केजरीवाल जी लेंगे। अभी हमें कोई ऐसी जानकारी नहीं है किसी तरह की कि क्या होगा और क्या फैसला हो चुका है। जब हमें इसकी जानकारी होगी तो हम ज़रूर आपको बताएंगे। जी। इसके अलावा सर, अब जैसे हरियाणा में अब चुनाव होंगे अगले साल, तो सर जैसे हम देखते आए हैं कि इस बार बीजेपी ने जजपा के साथ मिलके अपनी सरकार बनाई है, जबकि इलेक्शन से पहले उनका कोई अलायंस नहीं था। तो आपकी पार्टी किसी और पार्टी के साथ पहले ही अलायंस घोषित करके इलेक्शन लड़ेगी, या फिर अगर ज़रूरत पड़ी तो अलायंस करके सरकार बनाएगी? बताइए सर। आम आदमी पार्टी हरियाणा के अंदर अकेली पार्टी खुद अपने बलबूते पर चुनाव लड़ेगी, अपने बलबूते पर सरकार बनाएगी। ना आम आदमी पार्टी किसी को समर्थन देगी और ना आम आदमी पार्टी को समर्थन की ज़रूरत पड़ेगी। शायद आपको पता होगा, दिल्ली के अंदर जो पहली बार सरकार चली थी उसकी भी आपको जानकारी होगी। आम आदमी पार्टी इन लोगों की मदद नहीं लेना चाहती है, क्योंकि इसके अंदर भ्रष्ट लोग हैं, करप्ट लोग हैं। यदि वो लोग आकर सरकार चलाएंगे तो उनका जो जैसे पहला रवैया रहा वह वैसे का वैसा ही रहेगा। जी सर। तो सर अब जैसे कि आप जिला अध्यक्ष हैं कुरुक्षेत्र के, तो हम ज़िले की बात करते हैं कि हमारे ज़िले में आपको क्या लगता है कि क्या कमियां हैं जो अगर आपकी सरकार आती है तो आप सुधारना चाहेंगे? ज़िले के अंदर तो बहुत कमियां हैं। ज़िले के अंदर एक कुछ दिन पहले हमने पहले भी मुद्दा उठाया था कि पेहवा एक धर्म नगरी है और हरिद्वार भी एक धर्म नगरी है। पेहवा से हरिद्वार को जोड़ने वाली जो सड़क है, जो वाया थानेसर लाडवा होकर हरिद्वार जाती है, उसके हालात आप लोगों के सामने हैं। ज़िले के अंदर सबसे बड़ा काम तो ये है कि उस सड़क की एक हालत ऐसी हो कि लोगों को लगे सड़क है। सड़क के नाम पर अब सिर्फ गड्ढे हैं। जो सांसद जी को कुछ दिन पहले हमारे लोकसभा के अध्यक्ष ने बताया भी था, शायद उनको कुछ नींद से जागे हों वो विधायक जी का जो जोड़ा उठाकर चलने वाले सांसद हैं, शायद उनको कुछ समझ में आया हो। थानेसर के अंदर एक रोड है जो हिसार से हरिद्वार, हिसार से पेवा, सारे एरिया को जोड़ती है। सारे का सारा लोड उसी रोड पे एक पे रही है। क्या अब तक थानेसर के अंदर रिंग रोड नहीं बन जाना चाहिए था आउटर? पर इन सरकारों ने कुछ ऐसा काम नहीं किया और मुझे लगता है अब इनके पास कोई इतना समय बचा भी नहीं। ये वादा कर सकते हैं, अब काम नहीं कर सकते। और लोगों ने इनको अच्छा 2 बार मौका दिया, इन्होंने 9 साल अपने ऐश प्रस्ती में निकाल दिए, जिसका जवाब अब आने वाले समय में जनता इनको देगी। जी सर। तो अब हमारे चैनल के माध्यम से कोई 3 सवाल जो आप थानेसर के विधायक से करना चाहते हैं सर। थानेसर के विधायक से 3 सवालों में कहाँ काम चलेगा? फिर भी 3 जो सबसे बड़े सवाल आपको लगता है कि सबसे बड़े मुद्दे हैं या सबसे बड़े सवाल आप उनसे पूछना चाहेंगे? सबसे बड़ा सवाल तो म्यूनसिपल कमेटी को लेकर है। विधायक जी को शायद याद भी नहीं रहा होगा कि कितने बार से वो एक तरह से अपनी जद्दी मानकर बैठ गए हैं जिस म्यूनसिपल कमेटी को। उसके अंदर जो भ्रष्टाचार है, आप वो भ्रष्टाचार को अगर आप ख़त्म कर सकते हैं तो कर दीजिए, क्योंकि लोग बहुत परेशान हैं। वहाँ पर जो एक एनडीसी का एक मार जो लोगों के ऊपर कर रखी है सरकार ने, प्लॉटों की रजिस्ट्री को लेकर, पूरे शहर की जनता उसको लेकर परेशान है। विधायक जी, यदि आपसे हो सके तो एनडीसी के अंदर जो भ्रष्टाचार है उसे ख़त्म कर दो। सबसे पहली तो मेरी ये उनसे कहना ये है। जी सर। अब दूसरा सवाल। दूसरा, शहर के अंदर विधायक जी जो कूड़ा है, यदि आपसे नहीं बन पा रहा हो तो मेरे पास एक आइडिया, आप मेरे से बात कर लें, मैं आपको एक आइडिया दे दूंगा कि इस कूड़े को आप कैसे सिस्टम सर कहीं आप एडजस्ट कर सकते हैं, क्योंकि इन लोगों से 10 सालों के अंदर ये कूड़ा ही नहीं अब तक निपटा।
जी सर, अब तीसरा सवाल। तीसरा सवाल विधायक जी, सड़कों के हालात देख लें। पूरे इनके 9 साल के कार्यकाल में एक सड़क तो हमारी बनी है 7 साल के अंदर, और कोई भी एक नई सड़क नहीं बनी। यदि उन्हें थोड़ी बहुत शुद्ध हो शहर की, कुछ करना चाह रहे हों, तो सड़कों के हालात, आप झांसा रोड का हालात देख लें, आप नरकातारी रोड है उसके हालात देख लें, या आप जो गाँव की सड़कें हैं, लिंक रोड हैं, आप उन पर जाकर देख लें, बहुत बुरे हाल हैं। और अगर ये कर सकते हैं तो इन्हें करना चाहिए, क्योंकि लोगों को अब इनसे ज़्यादा उम्मीद तो नहीं रही। पर फिर भी मैं कहूँगा कि आप के पास जो समय बचा आप उसमें कुछ ठीक कर जाएं। शायद आपको जो आपने लोगों के साथ किया, शायद आपको लोग माफ़ कर दें। जी सर, मतलब जिला स्तर पे ये 3 सबसे बड़ी परेशानियां आपको लग रही हैं जो जिनका समाधान होना चाहिए। तो सर, अगर आप सरकार आपकी आती है, आम आदमी पार्टी की सरकार आती है, तो सर सबसे बड़ा जो इस समय मुद्दा मुझे भी लगता है शहर में है, गार्बेज डंपिंग को लेकर। उसके लिए आप बताइए कि क्या समाधान आप लोग करेंगे? जब हमारी सरकार आएगी तब हम उसका समाधान करेंगे। शहर के अंदर कूड़े के नाम पर एक पॉलीथीन दिखाई नहीं देगा। सर मतलब बड़ा वादा कर रहे हो आप जनता से? बहुत नहीं, बड़ा नहीं है क्या, इसमें आपकी सोच अच्छी होनी चाहिए, आपकी नीयत अच्छी होनी चाहिए। कोई बड़ा काम नहीं है, सरकार के आगे क्या बड़ा काम है। जी, तो सर एक और सवाल था, जैसे आपने बताया कि आपका गांव जोगना खेड़ा है, तो अभी कुछ समय पहले बाढ़ आई थी और आपका गांव भी उससे शिकार हुआ था। तो सर उसके बारे में भी बताइए कि आपके गांव में क्या परेशानी आई उसकी वजह से। मैं आपको बता दूं, जो ये बाढ़ आई है, मैं आज खुलकर आपको बताता हूं, ये यहाँ की सरकार के नुमाइंदों और प्रशासन की नाकामी का सबसे बड़ा कारण रहा है। गांव जोगना खेड़ा के हर व्यक्ति को जो ये बाढ़ आती है उसके बारे पूरा पता होता है कि इस बाढ़ का पानी कहाँ तक जाएगा, कैसे जाएगा, कितना पानी आएगा तो नहर से पानी छोड़ा जाएगा और कितना पानी कम हो जाएगा तो नहर का पानी बंद कर दिया जाएगा। इस बार इन लोगों ने क्या किया, नहर आगे पानी लेकर जा सकती थी, इन्होंने सारे का सारा पानी जो ये गांव जोगना खेड़ा के पास सैपन है उसके अंदर सारा पानी छोड़ दिया, जिसकी वजह से पानी शहर के अंदर घुसा। गांव जोगना खेड़ा में मैं आपको बता दूं, जो मकान है उनके अंदर तो कोई ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ, पर पूरे गांव की फसल बर्बाद हो गई। जो हमारे दीदार नगर का एरिया है, आज़ाद नगर पीछे शांति नगर वाली साइड है, जो हमारी सरस्वती कॉलोनी है, झांसा रोड वाला साइड का एरिया है, वो सारा बहुत बुरी तरह से हुआ। मैं आपके माध्यम से विधायक जी को एक बात और कहना चाहूँगा कि जो बाढ़ में आपने सर्वे करवाया होगा, एक तो आप उसकी रिपोर्ट सार्वजनिक करें, और आपने किन लोगों को मुआवजा दिया आप उनकी भी रिपोर्ट सार्वजनिक करें, क्योंकि लोगों को उम्मीद है कि शायद अब तक तो सरकारों ने कुछ नहीं किया, कि शायद अब हमारे ऊपर कोई सरकार रहमत करे कि जिससे उनके मकान के अंदर उनका सारा फर्नीचर सामान, और जिस मकान के अंदर 5-5 फुट पानी बढ़ गया हो, मुझे लगता है वो मकान 2-4 साल के बाद रहने लायक भी नहीं रहता। तो सरकारों को लोगों के बारे सोचना चाहिए। ऊपर से जो बिजली के बिल दिए जा रहे हैं इस बार, वो लोगों की और कमर तोड़ने का काम कर रहे हैं। अब हम इस कार्यक्रम को ख़त्म करना चाहेंगे। समाप्ति से पहले एक आखिरी बात जो आप दर्शकों तक पहुंचाना चाहते हैं। मैं आपके दर्शकों को सिर्फ एक बात कहूँगा, आप लगभग 50-60 साल से इन 2-3 लोगों का ही राज देख रहे हो। इस बार इनको बदलिए और एक नई सरकार का चयन करें इस प्रदेश के अंदर, ताकि जो सरकार की सुविधाएं हैं, जो सरकार की नीयत है, जो सोच है, उससे हर लास्ट व्यक्ति तक उनकी सोच का फ़ायदा पहुंच सके। और सबसे बड़ी बात जो मैं कहना चाहूँगा, ये सरकारें लोगों को आपस में लड़ाकर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाहती हैं। आपस में अपना भाईचारा बनाकर रखें और इनसे बचें। धन्यवाद। धन्यवाद जी। तो ये थे हमारे साथ आम आदमी पार्टी के कुरुक्षेत्र जिला अध्यक्ष जगबीर जोगना खेड़ा जी। कैमरामैन मोहित के साथ मैं दुष्यंत शर्मा।